हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऐसी दुनिया में ले चलूँगी जो ऊपर से तो सोने की तरह चमकती है लेकिन अंदर से खोखली है। यह कहानी किसी राजा रानी या परियों की नहीं है। यह कहानी आपकी है, मेरी है और हम सबके भीतर छिपे उस लालच और डर की है जो हमें चैन से जीने नहीं देता। हम अक्सर सुनते हैं कि पैसा बोलता है, लेकिन कभी कभी खामोशी पैसे से ज़्यादा कीमती होती है। आज हम उस खामोशी की ताकत को समझेंगे, एक ऐसा रहस्य जो शायद हमारी आंखों के सामने हमेशा था लेकिन हम उसे देख नहीं पाए क्योंकि हमारी आंखों पर दिखावे का चश्मा चढ़ा हुआ था। इस कहानी में कोई जादू नहीं है, बस जिंदगी की वो कड़वी सच्चाई है जिसे हम स्वीकार करने से डरते हैं। तो अपने दिल को थोड़ा सा थाम लीजिए क्योंकि अगले ही कुछ पलों में आप एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जहां आपको अपनी ही परछाई दिखाई देगी। चलिए अब यह कहानी शुरू करते हैं। शहर की सबसे पॉश सोसाइटी रॉयल हाइट्स की 15वीं मंजिल पर केशव अपनी बालकनी में खड़ा होकर नीचे रेंगती हुई गाड़ियों की कतार को देख रहा था। उसके हाथ में एक महंगा स्कॉच का गिलास था, लेकिन उसके गले के नीचे वो शराब पानी की तरह बेस्वाद होकर उतर रही थी। नीचे की दुनिया को देखकर उसे हमेशा लगता था कि वो उन सब से ऊपर है, उन कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते लोगों से बहुत दूर, बहुत ऊपर है। केशव की उम्र अभी बस मुश्किल से 35 साल की थी, लेकिन उसके बालों में सफ़ेदी झलकने लगी थी जिसे वो हर महीने महंगे सैलून में जाकर छिपा देता था। उसने कभी पिछले हफ्ते ही एक नई स्कॉर्पियो खरीदी थी। काली चमकदार बड़ी की सोसाइटी की पार्किंग में उसे खड़ी करने के लिए 2 बार सोचना पड़ता था। जब वो उस गाड़ी को घर लाया था तो पूरी सोसाइटी की निगाहें उसी पर थीं। वॉचमैन से लेकर लिफ्ट में मिलने वाले पड़ोसियों तक सबकी आंखों में एक ही भाव था, ईर्ष्या और प्रशंसा। और यही तो केशव चाहता था, यही तो नशा था जिसके लिए वो रोज सुबह शाम उस नौकरी पर जाता था जिसे वह असल में नफरत करता था। केशव के पीछे ड्राइंग रूम में उसका फोन लगातार बज रहा था। उसने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वो जानता था कि फोन किसका है, बैंक का या शायद क्रेडिट कार्ड कंपनी का। पिछले 3 महीनों से यह सिलसिला चल रहा था। केशव जो दुनिया के लिए एक सफल मार्केटिंग हेड था, जिसकी लाइफ स्टाइल को देखकर उसके कॉलेज के दोस्त आहें भरते थे, वो असल में कर्ज के एक ऐसे दलदल में फंसा हुआ था जहां हाथ पैर मारने पर वो और नीचे धंसता जा रहा था। उसने एक घूंट भरा और यह लोग चैन से जीने नहीं देंगे, उसने मन ही मन में बुदबुदाया। उसे याद आया कि आज रात उसे डिनर पर जाना है। उसकी पत्नी रिया ने अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया था। नहीं, घर पर नहीं, शहर के सबसे महंगे रूफ टॉप रेस्टोरेंट में। रिया का कहना था कि स्टेटस मेंटेन करना जरूरी है। अगर हम घर पर पार्टी देंगे तो लोगों को लगेगा कि हमारे पास बाहर खिलाने के पैसे नहीं हैं। केशव ने तब कुछ नहीं कहा था, बस अपना क्रेडिट कार्ड मेज पर रख दिया था। वो रिया को ना कह सकता था या शायद वह खुद को ही ना नहीं कह पा रहा था। शाम को तैयार होते वक्त केशव ने अपनी कलाई पर वो घड़ी बांधी जो उसने अपनी पिछली सालगिरह पर एमआई पर ली थी। शीशे में खुद को देखते हुए उसने एक झूठी मुस्कान चेहरे पर चिपकाई। यह मुस्कान अब उसकी आदत बन चुकी थी। घर से निकलते ही लिफ्ट में उसका सामना मिस्टर वर्मा से हुआ। मिस्टर वर्मा
उसी बिल्डिंग में रहते थे, लेकिन वे थोड़े पुराने ख्यालात के आदमी थे। हमेशा साधारण कपड़ों में रहते, पुरानी वैगनार चलाते और चेहरे पर एक अजीब सी शांति रखते। केशव को मिस्टर वर्मा से थोड़ी चिढ़ होती थी। उसे लगता था कि रॉयल हाइट्स जैसी जगह में ऐसे साधारण लोगों को क्या काम। अरे केशव बेटा, नई गाड़ी ली है, बधाई हो, वर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। केशव ने सीना थोड़ा चौड़ा किया। जी अंकल, बस थोड़ी ज़रूरत थी। पुरानी वाली से अब काम नहीं चल रहा था। ज़रूरत? केशव की पुरानी शोडान सिर्फ 2 साल पुरानी थी, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी जो अब इसका SUV में था। वर्मा जी ने बस सिर हिलाया। अच्छा है, बस ध्यान रखना बेटा, गाड़ी बड़ी हो तो पेट्रोल ज़्यादा खाती है और रफ्तार तेज हो तो ब्रेक लगाने में वक्त लगता है। केशव को उसकी बात अजीब लगी, जैसे कोई ताना मार रहे हों। उसने नज़रअंदाज किया और लिफ्ट से बाहर निकल आया। उसे क्या पता यह बूढ़ा क्या जाने कि आज के ज़माने में इमेज ही सब कुछ है। पार्टी शानदार थी। शैंपेन की बोतलें खुली, विदेशी खाने का आर्डर दिया गया। रिया अपने दोस्तों के साथ सेल्फी ले रही थी और हर सेल्फी में केशव को मुस्कुराना पड़ रहा था। उसके दोस्त समीर और विक्रम उसकी नई गाड़ी की तारीफ कर रहे थे। भाई मान गए तुझे? समीर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ हम तो सोच भी नहीं सकते। क्या सीक्रेट है यार? केशव ने हंसा। अरे कुछ नहीं भाई, बस सही इन्वेस्टमेंट और थोड़ी मेहनत। इन्वेस्टमेंट? केशव के पेट में एक मरोड़ उठी। उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। उसका PF का पैसा भी उसने पिछले साल फ्लैट के इंटीरियर के लिए निकाल लिया था। उसके पास सिर्फ देनदारियां थीं, लायबिलिटीज। लेकिन इस वक्त इस टेबल पर इन चमकते चेहरों के बीच वो सच नहीं बोल सकता था। उसने वेटर को इशारा किया और बिल मंगवाया। बिल की रकम देखकर उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। 25,000 एक रात के खाने का। उसके दिमाग में तेजी से गणित दौड़ा। अगले हफ्ते गाड़ी की EMI जानी है, घर की किस्त पेंडिंग है, बच्चों की स्कूल फीस। उसने कांपते हाथों से कार्ड मशीन में डाला। ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड। मशीन की बिप की आवाज़ ने उसे राहत दी, लेकिन यह राहत बहुत कम वक्त की थी। वापसी में गाड़ी चलाते वक्त रिया बहुत खुश थी। देखा तुमने? शालिनी कैसे देख रही थी मेरे डायमंड पेंडेंट को। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। रिया ने चहकते हुए कहा। केशव ने सड़क पर नजरें गड़ाई रखी। उसने बस इतना कहा। क्या हुआ केशव, तुम खुश नहीं हो क्या? इतनी अच्छी शाम थी। रिया ने उसकी चुप्पी को भांप लिया। नहीं, बस ऑफिस का थोड़ा स्ट्रेस्ड है। केशव ने बहाना बना दिया। स्ट्रेस ऑफिस का नहीं था। स्ट्रेस इस बात का था कि जिस जलन को देखकर रिया खुश हो रही थी, उसकी कीमत वो अपनी मानसिक शांति बेचकर चुका रहे थे। वो एक ऐसे ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे जिसका बटन किसी और के हाथ में था, समाज के हाथ में। केशव को कभी कभी लगता था कि वो और रिया एक नाटक के पात्र हैं, जहां ऑडियंस को खुश रखने के लिए उन्हें हर रोज नए कपड़े, नए गैजेट्स और नई गाड़ियां चाहिए। अगर एक दिन भी यह शो रुका तो लोग तालियां बजाना बंद कर देंगे और शायद उन्हें भूल जाएंगे। और भुला दिए जाने का डर केशव के लिए मौत से भी बड़ा था। अगले दिन रविवार था। केशव चाहता था कि वह देर तक सोए, लेकिन सुबह 7 बजे ही उसके दरवाजे की घंटी बज गई। उसने खिंचते हुए दरवाज़ा खोला। सामने उसके बचपन का दोस्त
रघुनंदन खड़ा था। रघु। केशव और रघु एक ही गांव से थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे, लेकिन कॉलेज के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। केशव शहर आ गया, एमबीए किए और कॉर्पोरेट की सीढ़ियां चढ़ता गया। रघु ने क्या किया, केशव को ठीक से पता भी नहीं था। बस इतना पता था कि वो गांव के पास किसी छोटे शहर में रहता है और शायद कोई छोटा मोटा काम करता है। रघु का हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा केशव ने उम्मीद की थी। साधारण सूती शर्ट, घिसी हुई जींस और पैरों में चप्पल। उसके कंधे पर एक पुराना सा बैग था। केशव ने एक पल के लिए सोचा कि कहीं कोई पड़ोसी उसे रघु के साथ देख ना ले। फिर उसने औपचारिक मुस्कान ओढ़ी। अरे रघु, तू यहाँ अचानक कैसे? बस यार, शहर आया था किसी काम से, सोचा तुझसे मिलता चलूं। सुना है बहुत बड़ा आदमी बन गया है तू। रघु ने अपने हेठ देहाती लहजे में कहा और बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर आ गया। केशव ने आलीशान ड्राइंग रूम में रघु थोड़ा बिम लगा रहा था। वो सोफे पर ऐसे बैठा जैसे डर रहा हो कि कहीं सोफा मैला ना हो जाए। केशव ने पानी मंगाया और बता क्या हो रहा है? अभी भी वही, क्या करता था तू? वो दुकान, केशव ने थोड़ा अपेक्षापूर्ण स्वर में पूछा। रघु मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो चमक जो केशव की आंखों से गायब थी। हाँ भाई, अपना तो वही खेती बाड़ी और थोड़ा दूध का काम है बस। चल रही है गाड़ी। केशव को तरस आया। बेचारा रघु पूरी जिंदगी गाय भैंसों और खेतों में ही निकाल देगा। इसे क्या पता कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है। केशव ने अपनी बढ़ाई शुरू कर दी। अपनी कंपनी, अपने टूर्स, अपनी नई गाड़ी। उसने जानबूझ बड़ी बड़ी बातें की ताकि रघु को उसकी औकात का एहसास हो सके। वो दिखाना चाहता था कि शहर आकर उसने क्या हासिल किया है और गांव में रहकर रघु ने क्या खो दिया है। रघु सब सुनता रहा, बस मुस्कुराता रहा। बीच बीच में वो वाह बहुत बढ़िया कहता, लेकिन उसकी आवाज़ में वो जलन नहीं थी जिसकी केशव को आदत थी। उल्टे रघु की आंखों में एक तरह का सुकून था, या शायद दया। केशव समझ नहीं पाया। जाते वक्त रघु ने अपने बैग से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। यह ले, घर का बना घी है, माँ ने भेजा है तेरे लिए, कह रही थी शहर का घी तो पानी जैसा होता है, केशव को यह दे देना। केशव ने डिब्बा ले लिया, हालांकि उसे पता था कि रिया इसे कभी इस्तेमाल नहीं करेगी। वो हाई कोलेस्ट्रॉल और अनहाइजेनिक कहकर इसे फेंक देगी। फिर भी उसने रख लिया। लिफ्ट तक छोड़ने जाते वक्त केशव ने रघु से पूछा, तू आया कैसे? बस से। रघु हंसा। नहीं रे, अपनी गाड़ी है, वो बाहर पार्क की है। केशव ने गेट के बाहर देखा। वहां एक पुरानी धूल से भरी बोलेरो खड़ी थी। केशव के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। अच्छा है, चल फिर मिलते हैं। रघु के जाने के बाद केशव वापस अपने महंगे जीवन में लौट आया, लेकिन उस दिन के बाद से कुछ अजीब होने लगा। केशव जब भी अपनी गाड़ी में बैठता उसे घुटन महसूस होती। जब भी वह अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता उसे लगता जैसे कोई आदरस्य फंदा उसके गले में कस रहा है। ऑफिस में भी उसका मन नहीं लगने लगा था। उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी थी। बॉस ने 2 बार से उसे कैबिन में बुलाकर वार्निंग भी दी थी। केशव, तुम्हारा फोकस कहाँ है? पिछले महीने का टारगेट मिस हो गया, हमें रिजल्ट चाहिए, बहाने नहीं। बॉस की वो डांट केशव के अहंकार पर चोट की तरह लगी। वो केशव जो कभी स्टार एम्प्लॉय हुआ करता था, अब सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। और सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि वो नौकरी सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वो उन चीज़ों की ईएमआई भर सके
जिनके लिए उसके पास वक्त ही नहीं था। महीने का आखिरी हफ्ता आ गया। यह समय था जब केशव की सांसें अटक जाती थी। इस बार स्थिति और भी खराब थी। उसने अपने एक दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगे थे, लेकिन उसने मना कर दिया। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, नया क्रेडिट कार्ड लेकर पुराने का बिल भरना, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा। यह चक्रव्यूह इतना गहरा हो चुका था कि केशव को अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक रात जब रिया और बच्चे सो रहे थे, केशव अपने लिविंग रूम में अंधेरे में बैठा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नज़र कोने में रखे उस घी के डिब्बे पर पड़ी जो रघु देकर गया था। न जाने क्यों उसने वो डिब्बा उठाया और खोला। शुद्ध देसी घी की खुशबू ने पूरे कमरे को भर दिया। वो खुशबू उसे सीधे उसके बचपन में ले गई। वो दिन जब कोई चिंता नहीं थी, जब कोई EMI नहीं थी, जब वो और रघु खेतों में दौड़ते थे और सबसे अमीर वो होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा कंचे होते थे। केशव की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो रोया, पहली बार खुलकर रोया। उसे एहसास हुआ कि वो कितना गरीब हो चुका है। उसके पास दुनिया की हर महंगी चीज़ थी, लेकिन वो सुकून नहीं था जो रघु की उस पुरानी बेलोरो और घिसी हुई जींस में था। लेकिन इंसान की फितरत इतनी जल्दी नहीं बदलती। अगली सुबह सूरज निकला और केशव ने फिर से अपना मुखौटा पहन लिया। उसने अपने आंसुओं को कमजोरी मानकर पोंछ डाला। मैं केशव हूँ, मैं हार नहीं मान सकता। मुझे बस थोड़ा और पैसा चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसने खुद को समझाया। उसने सोचा कि शायद शेयर बाजार में किस्मत आजमानी चाहिए। उसने सुना था कि उसके कलिंग्स ने वहाँ बहुत पैसा बनाया है। लालच ने फिर उसे उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया। उसने अपनी पत्नी के कुछ गहने गिरवी रखने का फैसला किया। बस कुछ दिनों की बात है, उसने सोचा। जैसे ही प्रॉफिट होगा मैं गहने छुड़ा लूँगा और रिया को पता भी नहीं चलेगा। यह एक जुआ था और जुआरी को कभी अपनी हार नजर नहीं आती। उसे सिर्फ वो काल्पनिक जीत दिखाई देती है जो उसकी सारी समस्याओं को एक झटके में खत्म कर देगी। केशव ने एक ब्रोकर से बात की। ब्रोकर ने उसे सुनहरे सपने दिखाए। सर, यह स्टॉक तो रॉकेट बनने वाला है, आप बस पैसा लगाइए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। केशव ने बिना ज़्यादा सोचे समझे एक बड़ी रकम उस स्टॉक में लगा दी। पहले 2 दिन तो सब ठीक रहा। स्टॉक ऊपर गया। केशव खुश था। उसे लगा कि उसकी अपनी किस्मत को हरा दिया है। वो फिर से सपने देखने लगा और बड़ी गाड़ी, विला, विदेश यात्रा। उसने रिया से कहा, तैयार हो जाओ, अगली छुट्टियों में हम यूरोप जा रहे हैं। रिया खुश हो गई, लेकिन तीसरे दिन बाजार खुला और जैसे भूचाल आ गया। एक बड़ी खबर आई और वो स्टॉक जिसे रॉकेट बनना था वो पत्थर की तरह नीचे। केशव अपने ऑफिस में बैठा स्क्रीन को घूरता रहा। लाल रंग, हर जगह सिर्फ लाल रंग। उसका पैसा जो गहने गिरवी रख कर आया था वो देखते ही देखते आधा रह गया, फिर 1/4। केशव के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे लगा जैसे उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है। उसने ब्रोकर को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल था। उस शाम केशव घर नहीं आया। वो शहर की सड़कों पर भटकता रहा, अपनी चमकदार SUV में। ऐसे की ठंडी हवा के बीच उसे पसीने आ रहे थे। वो घर कैसे जाएगा? रिया से क्या कहेगा? बैंक वाले, साहूकार और अब यह गहनों का मामला। सब कुछ बिखर रहा था। उसने गाड़ी एक सुनसान सड़क के किनारे रोकी और स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर बैठ गया। तभी उसकी खिड़की पर एक खटखट की आवाज़ हुई। केशव ने चौंक कर सिर उठाया। बाहर अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट थोड़ी दूर थी। उसने कांच नीचे किया। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। शायद कोई भिखारी था। साहब, कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बूढ़े ने
कांपती आवाज में कहा। केशव का गुस्सा फूट पड़ा। अपना सब कुछ लूट जाने का गम उसने उस बूढ़े पर निकाल दिया। भाग यहाँ से, खुद के खाने के लाले पड़े हैं और तुझे खाना चाहिए। काम क्यों नहीं करते हो तुम लोग, बस भीख मांगने आ जाते हो। केशव चिल्लाया। बूढ़ा डरा नहीं। उसने बस केशव की आंखों में देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, गहरी और भेदी। साहब, बूढ़े ने धीमे से कहा, जेब खाली हो तो कोई बात नहीं, पर जब रूह खाली हो जाती है तो इंसान असली गरीब हो जाता है। आपकी गाड़ी बहुत महंगी है, पर आपकी नींद बहुत सस्ती लग रही है। केशव संग रह गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। वो बूढ़ा अंधेरे में कहीं गायब हो गया, लेकिन उसके शब्द केशव के कानों में गूंजते रहे। रूह खाली हो जाती है। केशव ने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो उस रात घर पहुंचा तो घर में सन्नाटा था। रिया सो चुकी थी। केशव ड्राइंग रूम में सोफे पर लेट गया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसे बार बार रघु का चेहरा याद आ रहा था और फिर उस बूढ़े भिखारी का। उसे महसूस होने लगा कि वो एक बहुत बड़े पिंजरे में कैद है, एक ऐसा पिंजरा जिसे उसने खुद सोने से मढ़ा है। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या वो सब कुछ छोड़कर भाग जाए या इस झूठ को सच बनाने की एक और कोशिश करे? उसे पता नहीं था कि आने वाला वक्त उसके लिए क्या लेकर आने वाला है। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी रही बुनियाद को भी उखाड़ फेंकेगा, और उसी मलबे के नीचे उसे भी खजाना मिलेगा जिसकी तलाश उसे हमेशा से थी। अभी तो बस शुरुआत थी उसके बर्बादी की, या शायद उसके असली निर्माण की। उस रात केशव को एक सपना आया। सपने में वो एक घने जंगल में है। वो दौड़ रहा है, किसी चीज का पीछा कर रहा है। वो चीज चमक रही है, सोने की तरह। वो जितना तेज दौड़ता है, वो चीज उतनी ही दूर जाती है। दौड़ते दौड़ते उसके जूते फट जाते हैं, कपड़े तार तार हो जाते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। अचानक वो एक गहरी खाई के किनारे पहुंचता है। वो चमकती हुई चीज खाई के उस पार है। केशव छलांग लगाने ही वाला होता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक पक्षी की, एक उल्लू की हो। केशव रुक जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है। एक पेड़ की डाल पर एक विशाल उल्लू बैठा है, जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही हैं। वो उल्लू केशव को देख रहा है, जैसे उसके आर पार देख रहा हो। केशव डर जाता है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जम चुके हैं। सपना टूट जाता है। केशव पसीने से लथपथ होकर जागता है। सुबह के 4 बज रहे थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि यह सपना सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक संकेत था, एक चेतावनी थी कि जिस दिशा में वो बढ़ रहा है वहाँ आगे सिर्फ खाई है। अगले कुछ दिन केशव ने जैसे तैसे निकाले। उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। वो घर पर ही रहता, गुमसुम। रिया ने पूछा भी, पर उसने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। लेकिन मुसीबतें बहाने नहीं सुनती। एक दोपहर जब रिया बाजार गई थी, केशव के घर की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने 2 हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे, रिकवरी एजेंट्स। मिस्टर केशव, एक ने रूखे स्वर में पूछा। केशव का गला सूख गया। जी, मैं ही हूँ। आपकी गाड़ी की 3 MI बाउंस हो चुकी हैं। बैंक ने सीजिंग ऑर्डर दिया है। चाबी दीजिए। केशव के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मैंने बात की थी मैनेजर से, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। चाबी फिर हमें दो। आदमी ने उसकी बात काट दी। केशव ने बाहर झांका। सोसाइटी के कुछ लोग जमा हो रहे थे। मिस्टर वर्मा भी अपनी बालकनी से देख रहे थे। केशव की इज्जत, उसकी वो इमेज जिसे बनाने में उसने सालों लगा दिए थे, वो अब सरेआम नीलाम होने वाली थी।
उसने कांपते हाथों से जेब से चाबी निकाली और उस आदमी के हाथ में रख दी। वो आदमी बिना कुछ कहे मुड़ा और चला गया। केशव वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा, बुद्ध बन गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी प्यारी एसयूवी को, अपनी शान की सवारी को किसी अजनबी को ले जाते हुए देखा। उस पल केशव को लगा कि उसका वजूद उस गाड़ी के साथ ही चला गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जब हाथ से खिलौने छीन जाते हैं तभी इंसान के हाथ खाली होते हैं, ताकि वो कुछ असली पकड़ सके। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। केशव को अभी और नीचे गिरना था, क्योंकि जमीन पर गिरे बिना उठने का हुनर नहीं सीखा जा सकता। दरवाजा बंद करने के बाद केशव की पीठ उसी लकड़ी के दरवाजे से सट कर रह गई। उसकी सांसें फूल रही थीं, जैसे वह मीलों दौड़कर आया हो। बाहर लिफ्ट की घंटी बजी और किसी के कदमों की आवाज़ दूर होती गई। शायद वो वर्मा जी थे या कोई और पड़ोसी जो इस तमाशे का चश्मदीद गवाह था। केशव को लगा कि दीवारें उस पर हंस रही हैं। वो रॉयल हाइट्स जो उसका गर्व था, आज उसे एक आलीशान जेल खाना लग रहा था। उसने खिड़की के पर्दे थोड़े हटाकर नीचे झांका। उसकी पार्किंग खाली पड़ी थी। वहाँ एक तेल का धब्बा था जो उस एसयू ने छोड़ा था। बस वही एक निशानी बाकी था। केवल ने पर्दे गिरा दिए। उसे अंधेरा चाहिए था, रोशनी उसे चुभ रही थी। तभी बाहर चाबी घुमाने की आवाज़ आई। केशव का दिल उछल कर गले में आ गया। रिया वो वापस आ गई थी। केशव ने जल्दी से खुद को संभाला, चेहरे का पसीना पोंछा और सोफे पर ऐसे बैठ गया जैसे कोई मैगनीज पढ़ रहा हो। हालांकि मैगनीज उल्टी थी। रिया अंदर आई। उसके हाथों में शॉपिंग बैग थे। वो खुश लग रही थी, शायद कोई नई ड्रेस खरीदी थी। केशव, तुम्हें पता है आज मॉल में क्या हुआ? उसने बैग सोफे पर पटकते हुए कहा। केशव ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके ओंठ कांप रहे थे। क्या हुआ? उसने पूछा। आवाज़ थोड़ी फटी हुई निकली। अरे वो मिसेज कपूर मिली थी, वही जिनकी बेटी की शादी में हमने वह महंगा गिफ्ट दे दिया था। वो पूछ रही थी कि हमारी नई गाड़ी कैसी चल रही है। मैंने कहा मक्खन है मक्खन। रिया ने हंसते हुए कहा। केशव के अंदर कुछ टूट गया। वैसे पार्किंग में गाड़ी नहीं दिखी, तुम कहीं गए थे क्या? रिया ने पानी पीते हुए लापरवाही से पूछा। केशव के दिमाग में तेजी से बहाना तलाशा। हाँ, वो सर्विसिंग के लिए ले गए हैं। कंपनी से कॉल आया था, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट था, 2-3 दिन लगेंगे। झूठ इतनी सफाई से निकला कि केशव को खुद पर घिनाई आई। रिया ने कंधा उचकाया। ठीक है, बस वीकेंड तक मंगवा लेना। कि दीदी पार्टी में जाना है, किटी पार्टी में जाना है। कैब से जाऊंगी तो नाक कट जाएगी। नाक? फिर वही बात। केशव ने हामी भर दी। उसे नहीं पता था कि 3 दिन बाद क्या होगा। उसे बस अभी इस पल का सवाल से बचना था। अगली सुबह केशव के लिए एक और भारी थी। वो हमेशा की तरह तैयार हुआ, टाई बांधी, परफ्यूम लगाया। लिफ्ट में उसे वही लोग मिले जो कल शाम शायद अपनी खिड़कियों से तमाशा देख रहे थे। एक अजीब सी खामोशी थी। कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई हसीन जॉक नहीं। सब अपने फ़ोन स्क्रीन में ऐसे दिख रहे थे जैसे केशव वहाँ है ही नहीं। केशव को समझ आ गया कि खबर फैल चुकी है। बुरी खबरें रॉयल हाइट्स की लिफ्ट से भी तेज चलती हैं। उसने बेसमेंट में जाकर एक कैब बुक की। कैब पुरानी थी, उसमें अजीब सी महक आ रही थी। ड्राइवर ने तेज संगीत चला रखा था। केशव ने खिड़की से बाहर देखा। उसे अपनी गाड़ी की याद आई। वो सन्नाटा, वो लेदर की खुशबू। आज वो एक
आम आदमी की तरह धक्के खा रहा था। ऑफिस पहुंचते ही रिसेप्शन ने उसे अजीब नज़र से देखा। सर, HR हेड आपको बुला रहे हैं। अभी केशव का माथा ठनका। वो अपने केबिन में बैग रखने भी नहीं गया, सीधा HR के ऑफिस पहुंच गया। वहां उसका बॉस पहले से बैठा था। माहौल में तनाव था। बैठो केशव, HR ने कहा। उसकी आवाज़ में वो गर्मजोशी नहीं थी जो अक्सर होती थी। मेज पर एक लिफाफा रखा था। केशव जानता था उसमें क्या है। केशव, हमें खेद है। पिछले 2 क्वार्टर से तुम्हारी परफॉर्मेंस लगातार गिर रही है। क्लाइंट्स की शिकायतें आ रही हैं कि तुम कॉल्स पिक नहीं कर रहे और बॉस ने एक गहरी सांस ली। हमें पता चला है कि तुमने कंपनी के ट्रैवल कार्ड का पर्सनल यूज किया है। केशव सन्न रह गया। वो एक छोटी सी गलती थी, उसने सोचा था। बिल भर देगा, लेकिन भूल गया था। यह एथिक्स के खिलाफ है। केशव, हमें तुम्हें टर्मिनेट करना पड़ रहा है। आज ही केशव के कानों में सन्नाटा छा गया। उसे HR के बाकी शब्द सुनाई नहीं दिए। नोटिस पीरियड, सेटलमेंट वगैरह वगैरह। उसे बस इतना समझ आया कि अब वो सड़क पर आ चुका है। वो अपने केबिन में गया। वहाँ उसकी मेज पर एक फ़ोटो फ्रेम था। रिया और बच्चे। डिज्नीलैंड में वो ट्रिप पर उसने लोन लेकर स्पॉन्सर की थी। उसने अपना सामान एक छोटे से बॉक्स में डाला। लोग उसे देख रहे थे। वही कलिंग्स जो कल तक उसकी जिजोरी करते थे, आज नजरें चुरा रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गेट तक एस्कॉर्ट किया, जैसे वो कोई अपराधी हो। बाहर निकलकर केशव फुटपाथ पर खड़ा हो गया। दोपहर की तेज धूप थी। उसके हाथ में बॉक्स था, जेब में टर्मिनेशन लेटर और सिर पर लाखों का कर्ज। उसे चक्कर आने लगा। उसने अपना फ़ोन निकाला। उसे किसी से बात करनी थी। कोई तो होगा जो मदद करेगा। उसने समीर का नंबर डायल किया। समीर उसका सबसे अच्छा दोस्त था, या कम से कम केशव ऐसा मानता था। समीर ने दूसरी घंटी पर फ़ोन उठाया। हाँ भाई केशव, क्या हाल है? समीर की आवाज़ में हमेशा की तरह वो नकली उत्साह था। समीर, मुझे तेरी मदद चाहिए, बहुत ज़रूरी है। केशव की आवाज़ भर गई। समीर चुप हो गया। क्या हुआ भाई, सब खैरियत है? केशव ने उसे सब सच नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि उसे कुछ कैश की अर्जेंट ज़रूरत है। बिजनेस में एक छोटा सा लॉस हुआ है। कितना? समीर ने पूछा। 5 लाख। केशव ने हिम्मत करके कहा। उधर से लंबी खामोशी छा गई। फिर समीर की आवाज़ आई, लेकिन इस बार टोन बदल चुकी थी। यार केशव, तूने गलत टाइम पर बोल दिया। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने नया विला बुक किया है। पूरा कैश वहाँ फंस गया है। बाकी मैं तो खुद तुझसे पूछने वाला था। तू तो जानता है मार्केट कितना टाइट है। केशव को पता था समीर झूठ बोल रहा है। कल ही उसने सोशल मीडिया पर अपनी नई रोलेक्स की फ़ोटो डाली थी। कोई नहीं भाई, समझ सकता हूँ। केशव ने फ़ोन काट दिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह दोस्ती नहीं, एक सौदा था। जब तक केशव की जेब भरी थी, दोस्ती पक्की थी। अब वो हल्का हो गया था तो रिश्ते भी हवा हो गए। दोपहर का लंच केशव ने एक पार्क की बेंच पर बैठकर किया। उसने कुछ नहीं खाया, बस पानी की बोतल खरीद कर पीता रहा। उसके दिमाग में आत्महत्या के ख्याल आने लगे। अगर वो मर जाए तो इंश्योरेंस का पैसा रिया को मिल जाएगा, सब कर्ज उतर जाएगा। लेकिन फिर उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आया। नहीं, वो इतना कायर नहीं हो सकता। उसे कुछ करना होगा। शाम होने को आई। घर जाने की हिम्मत नहीं थी। उसने सोचा कि क्यों ना विक्रम को ट्राई किया जाए। विक्रम उसका कॉलेज फ्रेंड था। केशव ने उसे कॉल किया। विक्रम ने फ़ोन ही नहीं उठाया। 2 बार 3 बार, फिर एक टेक्स्ट आया, इन आ मीटिंग कॉल लेटर। वो लेटर कभी नहीं आया। केशव घर पहुंचा तो रात के 9 बज चुके थे।
रिया डाइनिंग टेबल पर बैठी इंतजार कर रही थी। माहौल तनावपूर्ण था। इतनी देर क्यों हो गई और फोन क्यों बंद था? उसने तीखे स्वर में पूछा। केशव ने टाई ढीली की। मीटिंग थी, बैटरी खत्म हो गई थी। फिर एक झूठ की एक और ईंट उस दीवार पर रख दी गई जो उन दोनों के बीच खड़ी हो रही थी। रिया ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारे ऑफिस के कुरियर आया है, कुछ पेपर्स हैं। उसने मेज पर रखे एक लिफाफे की तरफ इशारा किया। केशव का खून जम गया। टर्मिनेशन लेटर? क्या उन्होंने घर भेज दिया? उसने झपट कर लिफाफा उठाया। नहीं, वो क्रेडिट कार्ड का लीगल नोटिस था। रिया ने उसे नहीं खोला था, लेकिन लिफाफे पर अर्जेंट और लीगल की मोहर साफ दिख रही थी। यह क्या है केशव? रिया की आवाज़ में अब डर था। कुछ नहीं, बैंक की गलती है, वो पुराना इशू है, मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा। केशव ने लिफाफा अपनी जेब में ठूस लिया। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। रिया खड़ी हो गई। पिछले 1 महीने से तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। गाड़ी गायब है, तुम देर से आते हो, तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। सच बताओ क्या चल रहा है? केशव चिल्ला पड़ा। कहा ना कुछ नहीं, तुम मेरा दिमाग खाना बंद करोगी? मैं दिन भर खटक करता हूँ और यहाँ मुझे सुकून के 2 पल नहीं मिलते। यह पहली बार था जब केशव रिया पर इतना जोर से चिल्लाया था। रिया सहम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ बोले बेडरूम में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। केशव ड्राइंग रूम में अकेला रह गया। उसने सिर पकड़ लिया। वो क्या बन गया है? एक धोखेबाज, एक असफल पति, एक नाकाम पिता। उसने जेब में से वो लीगल नोटिस निकाला और फाड़ दिया। जैसे कागज़ फाड़ने से हकीकत बदल जाएगी। उसे याद आया कि अगले हफ्ते बच्चों की स्कूल फीस जानी है। 1 लाख। उसके अकाउंट में बस मुश्किल से 10,000 थे और वो ब्रोकर वो कल से 10 बार फ़ोन कर चुका था। अगर कल तक मार्जिन बनी नहीं दी तो वो रिया के गहने बेच देगा। रिया के खानदानी कंगन अगर उसे पता चला तो वो केशव को कभी माफ़ नहीं करेगी। शादी टूट जाएगी। रात के 2 बजे केशव बालकनी में सिगरेट पी रहा था। उसने सालों पहले स्मोकिंग छोड़ दी थी, लेकिन आज उसे तलब लगी थी। शहर की रोशनी उसे चिढ़ा रही थी। हर लाइट के पीछे एक कहानी थी और उसे लग रहा था कि सबकी कहानी उससे बेहतर है। तभी उसकी नज़र नीचे सड़क पर गई। वहाँ एक कुत्ता कूड़ेदान में से कुछ ढूंढ रहा था। उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला और वो पूंछ हिलाता हुआ चला गया। केशव को उस कुत्ते से जलन हुई। कम से कम उसका पेट तो भर गया और उसे कल की चिंता नहीं है। केशव ने आसमान की तरफ देखा। क्यों? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने क्या बिगाड़ा था? मैंने तो बस वही किया जो सब कर रहे हैं। आगे बढ़ने की कोशिश ही तो की थी, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सायासन थी। उसे नहीं पता था कि आगे बढ़ने और बड़ा दिखने में फ़र्क होता है। उसने देखने की होड़ में होना खो दिया था। अगले 3 दिन केशव ने नर्क में बिताए। वो सुबह घर से निकलता जैसे ऑफिस जा रहा हो और पूरा दिन पार्क में, मॉल में या कॉफ़ी शॉप में एक ही कॉफ़ी पर घंटों बिता देता। वो नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन मंदी के इस दौर में उसके लेवल की नौकरी मिलना मुश्किल था और कम सैलरी वाली नौकरी वो कर नहीं सकता था, क्योंकि उसने उसकी एमआई का एक हिस्सा भी नहीं निकलता। वो एक ऐसी जगह फंस गया था जहाँ पीछे जाना शर्मिंदगी थी और आगे जाना मौत। चौथे दिन ब्रोकर का फाइनल कॉल आया। मिस्टर केशव, आज दोपहर 2 बजे तक पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, वरना हम नीलामी शुरू कर रहे हैं। केशव के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसने एक भयानक फैसला लिया। उसके पास एक दोस्त की दी हुई स्पेयर किस्त थी, समीर के पुराने फ्लैट की, जिसे वो कभी कभी इस्तेमाल करता था। केशव को पता था कि समीर वहाँ कुछ कैश रखता है। चोरी केशव रॉयल हाइट्स का निवासी एक चोर बनने की सोच रहा था। यह विचार ही उसे अंदर से मार रहा था, लेकिन मजबूरी इंसान को जानवर बना देती है। वो समीर के पुराने फ्लैट पर पहुंचा।
हाथ कांप रहे थे। उसने ताला खोला। अंदर धूल जमी थी। वो सीधे बेडरूम की अलमारी की तरफ पहुंच गया। उसे पता था लॉकर कहाँ है, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली वो खाली थी। वहाँ कुछ नहीं था, ना कैश ना ज्वेलरी। समीर ने सब हटा लिया था। केशव वहीं जमीन पर बैठ गया और हंसने लगा, एक पागलों वाली हंसी। उसकी किस्मत भी उसका मजाक उड़ा रही थी। वो चोरी भी नहीं कर पाया। अब उसे घर जाना था खाली हाथ। आज रिया के कंगन बिकने वाले थे। आज उसका झूठ सामने आने वाला था। आज उसका अंत निश्चित था। वो घर की तरफ चल पड़ा, जैसे कोई कैदी फांसी के तख्ते की तरफ जाता है। जब वह अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंचा तो वॉचमैन ने उसे रोका नहीं, लेकिन सलाम ही नहीं किया। केशव ने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे आ रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। अनओन नंबर। उसने काट दिया। फिर बजा। उसने झुलस कर उठाया। हेलो केशव बाबू। उधर से एक जानी पहचानी भारी आवाज़ आई। वो रघु था। रघु, तूने इस वक्त क्यों फ़ोन किया? केशव चिढ़ गया। उसे अभी किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए थी, खासकर रघु की। अरे नाराज़ क्यों हो रहे हो भाई? वो मैं शहर में ही था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ। वो जो बड़ी सी गाड़ी थी तुम्हारी वो नहीं दिख रही, इसलिए कन्फ्यूज हो गया। केशव का दिल रुक गया। रघु नीचे है। अगर वो ऊपर आ गया और रिया ने उससे कुछ पूछ लिया तो, या अगर रिया ने उसे बता दिया कि गाड़ी सर्विसिंग पर है और रघु ने सच बोल दिया कि उसने गाड़ी देखी ही नहीं। रघु, मैं घर पर नहीं हूँ, बिजी हूँ। केशव ने झूठ बोला। अरे लेकिन मैं तो तुम्हें अभी लॉबी में जाते हुए देख रहा हूँ। लाल शर्ट पहनी है ना तुमने? केशव ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कांच के दरवाजे के बाहर रघु खड़ा हाथ हिला रहा था। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। केशव फंस चुका था। वो अब भाग नहीं सकता था। उसने इशारा किया और रघु अंदर आ गया। क्या यार, तुम तो पहचान ही नहीं रहे। चलो ऊपर चलो, भाभी जी से भी मिल लेंगे। रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ भारी था, लेकिन उसमें अजीब सी गर्माहट थी। केशव चाहकर भी उसे मना नहीं कर सका। वो रघु को लेकर लिफ्ट में घुसा। लिफ्ट ऊपर जा रही थी और केशव की धड़कनें नीचे गिर रही थी। वो सोच रहा था इस देहाती दोस्त को कैसे जल्दी से जल्दी विदा करे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह देहाती दोस्त आज उसकी डूबती कश्ती के लिए तिनका नहीं बल्कि पूरा लंगर बनकर आया था। घर का दरवाज़ा खुला। रिया सामने ही थी। केशव ने प्रार्थना की कोई तमाशा ना हो। अरे यह कौन है? रिया ने रघु को ऊपर से नीचे तक देखा। रघु के कपड़े मैले थे, जूतों पर कीचड़ लगा था। रॉयल हाइड्रिस के ड्राइंग रूम में वो एक धब्बे जैसा लग रहा था। नमस्ते भाभी जी, मैं रघु, केशव का बचपन का लंगोटिया यार, रघु ने हाथ जोड़कर कहा। रिया ने बेमन से नमस्ते किया। केशव ने देखा कि रिया की नज़रें रघु के बैग पर टिकी थी, जो काफ़ी पुराना और गंदा था। बैठो रघु, केशव ने कहा। नहीं नहीं, बैठने का वक्त नहीं है, बस एक ज़रूरी काम से आया था, रघु ने कहा और केशव की आंखों में सीधे देखा। उसकी नज़र में कुछ नहीं था जिसने केशव को बेचैन कर दिया। क्या रघु को पता चल गया था? केशव, वो गांव में ना तुम्हारी जो पुश्तैनी ज़मीन थी उसका कुछ लफड़ा हो गया था, याद है? तुमने बेचने की बात की थी। केशव चौंक गया। उसने कभी ज़मीन बेचने की बात नहीं की थी। वो ज़मीन तो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। रघु क्या बकवास कर रहा है? कौन सी ज़मीन? केशव पूछने ही वाला था कि रघु उसे आंख मारी। एक सूक्ष्म इशारा। केशव चुप हो गया। हाँ, तो वो पार्टी मान गई है और उसने बयाना भेजा है। रघु ने अपने उस मैले बैग की जिप खोली। उसने नोटों की गड्डियाँ निकालनी शुरू की। 1 2 3। देखते ही देखते मेज पर नोटों का ढेर लग गया। ये लो, पूरे 10 लाख हैं, बाकी रजिस्ट्री के टाइम मिलेंगे। केशव और रिया दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। 10 लाख नगद इस फटे रघु के पास, लेकिन केशव कुछ बोलना चाहता था। यह पैसा जमीन का नहीं था। यह पैसा किसका था और रघु उसे क्यों दे रहा था? रघु ने रिया की तरफ देखा और मुस्कुराया। भाभी जी, केशव बता रहा था कि
वो बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना चाहता है, इसलिए गांव की ज़मीन बेच रहा है। मैंने सोचा मैं ही आके पैसे दे जाऊं। आजकल ऑनलाइन पर भरोसा नहीं होता। रिया का चेहरा खिल गया। सारी टेंशन, सारा शक एक पल में गायब हो गया। अरे वाह केशव, तुमने बताया नहीं? बैठिए ना भाई साहब, मैं चाय बनाती हूँ। रिया चहकते हुए किचन में चली गई। ड्राइंग रूम में अब सिर्फ केशव और रघु थे और मेज पर रखे हुए 10 लाख। केशव ने रघु को देखा। ये क्या है रघु? मेरी कोई ज़मीन नहीं बिकी। यह पैसे किसके हैं? केशव की आवाज़ कांप रही थी। रघु की मुस्कान गायब हो गई। वो गंभीर हो गया। जानता हूँ, ज़मीन तो अभी भी बंजर पड़ी है। यह मेरे पैसे हैं। भैंस का दूध बेचकर और थोड़ी थोड़ी बचत करके जमा किए थे। बेटी की शादी के लिए रखे थे। केशव सन्न रह गया। तो तू मुझे क्यों दे रहा है? तुझे कैसे पता कि मुझे चेहरा पढ़ना आता है? मुझे भाई, रघु ने धीरे से कहा, तेरी गड़ी नहीं थी। तेरी आंखों के नीचे गड्ढे हैं और तेरी आवाज़ में वो खनक नहीं है जो हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात, कल तूने जब समीर को फ़ोन किया था तो मैं उसकी दुकान पर ही खड़ा था। उसका फ़ोन लाउड स्पीकर पर था। मैंने सब सुन लिया। केशव शर्म से पानी पानी हो गया। वो दोस्त जिसे उसने हमेशा नीचा दिखाया, आज उसने अपनी बेटी की शादी के पैसे उसके सामने रख दिए थे। लेकिन मैं यह नहीं ले सकता। यह तेरी मेहनत की कमाई है और मैं शायद इसे कभी लौटा ना पाऊँ। केशव की आंखों से आंसू छलक पड़े। रघु ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। लौटा देना जब हो जाए, और अगर ना हो तो समझ लेना कि बड़े भाई ने छोटे को गिफ्ट दिया है। देख केशव, पैसा तो हाथ का मैल है, आता है जाता है, लेकिन इज्जत और भरोसा यह कांच के बर्तन हैं। एक बार टूट गए तो जुड़ते नहीं। भाभी जी की नज़र में तेरी इज्जत बचानी जरूरी थी। उस पल केशव को समझ आया कि असली अमीर कौन है। वो सूट बूट पहनकर भी कंगाल था और रघु फटे कपड़ों में भी बादशाह था। उसने रघु के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दे यार, मैंने तुझे क्या क्या नहीं समझा। रघु ने उसे उठाया और गले लगा लिया। पगली दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक्स। चल अब आंसू पोंछ ले, वरना भाभी जी को शक हो जाएगा। किचन की चाय की खुशबू आ रही थी। केशव ने मेज पर रखे पैसों को देखकर, सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, यह किसी के जीवन भर का त्याग था। उसने कसम खाई कि वो इन पैसों का एक एक रुपया सही जगह इस्तेमाल करेगा। वो अपनी जिंदगी को पटरी पर लाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं था, कर्मों का भी होता है, और वह हिसाब अभी बाकी था। रघु की मदद ने उसे डूबने से तो बचा लिया था, लेकिन तूफान अभी थमा नहीं था। क्योंकि जो झूठ उसने रिया से बोला था, उसकी बुनियाद अब एक नई इमारत खड़ी हो रही थी, और झूठ की इमारतें कभी टिकती नहीं। कहानी में अभी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो केशव की रहीसी की दुनिया को हिला कर रख देगा। क्योंकि पैसा तो आ गया, लेकिन नीयत, क्या केशव वाकई बदल गया था, या यह सिर्फ बुरे वक्त का डर था? असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। रघु के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मेज पर चाय के प्याले अब भी रखे थे, जिनमें भाप निकलनी बंद हो गई चुकी थी। रिया की नज़रें बार बार उन नोटों की गड्डियों पर जा रही थी, जैसे कोई प्यासा पानी को देखता है। उसके चेहरे पर अब वो तनाव नहीं था जो पिछले कुछ हफ्तों से चिपका हुआ था, बल्कि एक नई चमक थी। केशव, तुम्हें यकीन है ना कि यह पैसे सेफ हैं? रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा, जैसे दीवारों के भी कान हो। मतलब वो तुम्हारा दोस्त, उसे वापस तो नहीं चाहिए होंगे जल्दी? केशव को रिया की बातों में एक झुरझुरी सी महसूस हुई। अभी 10 मिनट पहले जो आदमी इज्जत बचाने आया था, रिया अब उसी की नीयत पर शक कर रही थी, या शायद डर रही थी कि कहीं यह सपना टूट ना जाए। केशव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप पैसे उठाए और बेडरूम में अलमारी की ओर चल दिया। उस रात केशव को नींद नहीं आई। बगल में रिया चैन से सो रही थी, शायद महीनों बाद, लेकिन केशव की आंखों में छत का पंखा घूम रहा था। वो 10 लाख जो अलमारी में रखे थे उसे काट रहे थे। वो जानता था कि यह पैसा उसका नहीं है, यह रघु की बेटी मुन्नी की शादी के पैसे थे।
रघु ने अपनी पूरी जिंदगी भैंसों का दूध दोहकर एक एक जोड़कर यह रकम जमा की थी और केशव अपनी झूठी शान के लिए एक पल में स्वीकार कर लिया था। उसे खुद पर घृणा आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो चोर है। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वह सबसे पहले वो काम करेगा जो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। वो दिखावे की आग में और नहीं घी डालेगा। अगले 3 दिन केशव के लिए किसी जंग से कम नहीं थे। उसने सबसे पहले उस ब्रोकर को बुलाया, वही ब्रोकर जिसने उसे धमकाया था। केशव ने उसके मुंह पर पैसे मारे और अपने गहने वापस लिए। रिया के कंगन वापस हाथ में आते ही उसे थोड़ी राहत मिली। फिर उसने क्रेडिट कार्ड के हुए आउटस्टैंडिंग बिल भरे। उसके गले की फांस बने हुए थे। एक एक करके उसने अपनी गर्दन पर कसी रस्सियां ढीली की, लेकिन जैसे जैसे देनदारियों की लिस्ट छोटी हो रही थी वैसे वैसे नोटों की गड्डी भी पतली होती जा रही थी। 10 लाख जो गांव में एक पूरी जिंदगी बिताने के लिए काफी थे, शहर के इस मगरमच्छ के मुंह में ऊंट के जीरे के बराबर थे। सब कुछ चुकाने के बाद केशव के हाथ में मुश्किल से 1 लाख बचे थे। शाम को जब रिया ने पूछा तो केशव, गाड़ी कब आ रही है? और हमें अगले हफ्ते शालिनी को एनिवर्सरी पार्टी में जाना है, मुझे नई साड़ी चाहिए। तो केशव का सब्र टूट गया। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसने रिया की तरफ देखा। रिया, गाड़ी नहीं आ रही है। रिया की मुस्कान गायब हो गई। क्या मतलब? पैसे तो आ गए थे ना? तुमने कहा था सब सर्ट हो जाएगा। केशव ने एक गहरी सांस ली। वो पैसा कर्ज चुकाने में चले गए। रिया, हम दिवालिया होने के कगार पर थे। अभी भी गाड़ी वापस लाने के लिए और पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है। रिया चिल्ला पड़ी। तो हम क्या करेंगे? पैदल चलेंगे? लोग क्या कहेंगे? केशव, रॉयल हाइट्स में हम बिना गाड़ी के रहेंगे? मिसेज वर्मा तो पहले ही बातें बना रही थी। मुझे मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। भाड़ में गया स्टैंडर्ड्स। केशव ने मेज पर मुक्का मारा। खाने को पैसे नहीं और तुम्हें स्टैंडर्ड की पड़ी है? समझती क्यों नहीं हो तुम? वो सब खत्म हो चुका है। वो नौकरी, वो रुतबा, वो सब दिखावा था। हम असल में कभी अमीर थे ही नहीं। हम बस अमीर होने का नाटक कर रहे थे। रिया सन्न रह गई। उसने केशव को अपना इतना लाचार और इतना कड़वा सच बोलते नहीं सुना था। वो रोते हुए कमरे में भाग गई। केशव ने उसे नहीं रोका। उसे पता था कि यह कड़वी दवा जरूरी है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह दवा रिया के हलक से नीचे नहीं उतरेगी। अगले कुछ हफ्ते केशव के लिए और भी मुश्किल थे। उसने नई नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन मार्केट में उसकी बदनामी हो चुकी थी। जिस इंडस्ट्री में वो किंग समझा जाता था, वहाँ खबर फैल गई थी कि उसे गबन के आरोप में निकाला गया है। इंटरव्यू में लोग उसे अजीब नज़रों से देखते। सॉरी मिस्टर केशव, आप ओवर क्वालिफाइड हैं, या हम आपको कॉल करेंगे। यह सुनकर उसके कान पक गए थे। एक दिन वो अपनी छोटी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। रिसेप्शन पर उसे 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। जब उसका नंबर आया तो इंटरव्यू लेने वाला लड़का उससे 10 साल छोटा था। उसने केशव की सीवी को ऐसे देखा जैसे रद्दी का कागज हो। सर, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। हम आपको उसका 1/3 ही दे पाएंगे। केशव का अहंकार चोटिल हो गया। वो बिना कुछ बोले उठकर बाहर आ गया। सड़क पर चलते हुए उसे रघु की याद आई। रघु जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई ब्रांडेड सूट नहीं था, फिर भी उसके पास वो था जो केशव पूरी दुनिया छानने के बाद भी नहीं पा सका, शांति और सुरक्षा। केशव ने अपना फ़ोन निकाला और रघु को कॉल किया। हाँ भाई, कैसा है? रघु की आवाज़ में वही अपनापन था। रघु, मैं तुझसे मिलना है, केशव ने कहा। आजा भाई, घर तेरा ही है। वैसे मैं फसल काटने वाली बहुत कम है, तू हाथ बटा देगा। रघु हंसा। केशव ने उसी वक्त फैसला किया। उसे इस शहर के शोर से दूर जाना था। कुछ दिनों के लिए ही सही, उसे सांस लेनी थी। जब उसने रिया को बताया कि वह गांव जा रहा है तो रिया ने साफ मना कर दिया। मैं उस धूल मिट्टी में नहीं जाऊंगी। तुम जाओ अपने अमीर दोस्त के पास।
मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। रिया बच्चों को लेकर मायके चली गई। घर खाली हो गया। केशव ने अपना बैग पैक किया। उसने अपने महंगे सूट और टाइयाँ अलमारी में ही छोड़ दी। उसने जींस और टी शर्ट पहनी और बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। एसी बस का टिकट महंगा था, इसलिए उसने साधारण रोडवेज बस ली। बस में भीड़ थी, पसीने की बदबू थी, लेकिन केशव को अजीब सा सुकून मिल रहा था। खिड़की से बाहर पीछे छूटते शहर को देखकर उसे लगा जैसे वो किसी कैद से रिहा हुआ हो। ऊंची ऊंची इमारतें, वो माल्स, वो ट्रैफिक, सब कुछ छोटा होता जा रहा था। 4 घंटे के सफर के बाद बस एक धूल भरे स्टैंड पर रुकी। केशव नीचे उतरा। सामने हरे भरे खेत लहरा रहे थे। हवा में मिट्टी और गोबर की मिली-जुली गंध थी, जो शहर के प्रदूषण से लाख गुना बेहतर थी। बस स्टैंड पर रघु अपनी पुरानी बोलेरो लेकर खड़ा था। केशव को देखते ही उसने उसे गले लगा लिया। अरे दुबला हो गया है तू तो, भाभी जी खाना नहीं देती क्या? रघु ने मजाक किया। केशव बस मुस्कुराया। गाड़ी में बैठते ही केशव ने पूछा, रघु सच बता, तेरे पास कितने पैसे हैं? रघु जोर से हंसा। पैसे? जेब देख ले, खाली है। उसने अपनी जेबें बाहर निकाल दी। पैसे बैंक में नहीं, मिट्टी में होते हैं पगले। चल तुझे दिखाता हूँ। गाड़ी कच्ची सड़कों पर हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ी। रघु उसे अपने खेतों पर ले गया। दूर तक फैली हुई हरियाली, यह देख रघु ने इशारा किया। यह सब अपनी है। यहाँ गेहूँ है, वहाँ सरसों, और जो कोना देख रहा है वहाँ मैंने एक नया तालाब खुदवाया है, मछली पालन के लिए। केशव की आंखें फटी रह गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रघु इतना बड़ा जमींदार होगा। शहर में रघु फटे हाल दिखता था, लेकिन यहाँ वो राजा था। तो तू शहर में ऐसे क्यों घूमता है जैसे गरीब हो? केशव ने पूछा। रघु ने गाड़ी रोकी और केशव की आंखों में देखा। केशव, जिस पेड़ पर ज़्यादा फल लगे होते हैं वो हमेशा झुका रहता है, और जिस दिन तूने लोगों को दिखा दिया कि तेरे पास क्या है, उसी दिन से उनकी नज़र तेरे दौलत पर होगी, तेरी दोस्ती पर नहीं। पैसा खाद की तरह होता है केशव, अगर उसे फैलाओगे तो खेत लहराएंगे, लेकिन अगर उसे एक जगह ढेर लगाओगे तो बदबू मारेगा। शहर के लोग पैसे का ढेर लगाते हैं और फिर उसी की बदबू से बीमार हो जाते हैं। शाम को वो रघु के घर पहुँचे। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन खुला और हवादार था। आंगन में तुलसी का पौधा था और एक तरफ गाय बंधी थी। रघु की पत्नी ने सादगी से स्वागत किया। खाना पीतल की थालियों में परोसा गया। बाजरे की रोटी, ताज़ा मक्खन और गुड़। केशव ने ऐसा खाना सालों बाद खाया था। खाते खाते उसकी नज़र आंगन के कोने में बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी, जो खामोश बैठे थे, आंखें बंद थी। यह बाबा हैं, रघु ने बताया। पूरे गांव में लोग इनसे सलाह लेने आते हैं। कहते हैं यह इंसान का चेहरा देखकर उसका भविष्य बता देते हैं। केशव को अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था, लेकिन उस माहौल में उसे सब कुछ सच लग रहा था। रात गहरी हो गई थी। गांव में सन्नाटा ऐसा था कि कानों में गूंजता था। केशव को शहर के शोर की आदत थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उछलकर छत पर चला गया। आसमान तारों से भरा था। शहर में धुएं की वजह से कभी इतने तारे नहीं दिखते थे। वो मुंडेर पर बैठकर सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा। रिया वापस आएगी या नहीं? क्या वो कभी दोबारा खड़ा हो पाएगा? तभी पास के एक पुराने पीपल के पेड़ से एक आवाज़ आई। हे केशव, चौंक गया? उसे अपना सपना याद आ गया। वही आवाज़। उसने ध्यान से देखा। अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें उसे देख रही थी। एक उल्लू। केशव डरने के बजाय उस उल्लू को देखता रहा। उल्लू ने गर्दन घुमाई और फिर से बोला। तभी पीछे से रघु की आवाज़ आई। डर गया क्या? केशव पलटा। रघु हाथ में 2 कुल्हड़ लिए खड़ा था। उसमें गर्म दूध था। नहीं, बस देख रहा था। शहर में यह सब नहीं दिखता, केशव ने कहा। रघु ने मुंडेर पर बैठ गया। तुझे पता है केशव, हमारे गांव में कहते हैं कि उल्लू लक्ष्मी का वाहन होता है।
लोग दिवाली पर इसकी पूजा करते हैं ताकि पैसा आए, लेकिन बाबा कहते हैं कि उल्लू सिर्फ पैसा नहीं लाता, वो यह भी सिखाता है कि अंधेरे में कैसे देखना है। केशव ने दूध का घूंट भरा। अंधेरे में देखना, हाँ। रघु ने आकाश की तरफ देखा। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब उल्लू जागता है। जब सब चकाचौंध में अंधे हो जाते हैं तब उल्लू को वो शिकार दिखता है जो किसी और को नहीं दिखता। तूने अपनी जिंदगी रोशनी में बिता दी केशव। पार्टियां, लाइटें, चमक धमक, लेकिन असली खजाना हमेशा अंधेरे में यानी खामोशी में छिपा होता है। तू जितना शोर मचाएगा शिकार उतना ही दूर भागेगा। पैसा भी शिकार जैसा है, उसे डराओ मत, बस चुपचाप अपना काम करते रहो। रघु की बातें केशव के दिमाग में हथौड़ी की तरह लग रही थी। शोर मचाना, उसने सोचा, वाकई उसने पूरी जिंदगी भर शोर मचाया था। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा पद, मेरा परिणाम और सब कुछ खोखला। रघु, मुझे नहीं लगता मैं अब शहर वापस जा पाऊंगा, केशव ने रुआवसे स्वर में कहा। वह मेरे लिए कुछ नहीं बचा, ना नौकरी, ना इज्जत। रिया भी शायद मुझे छोड़ देगी। रघु ने केशव के कंधे पर हाथ रखा। भागना कायरता है केशव, और तू कायर नहीं है। तू यह कुछ दिन रहा, अपने आप को समेट, मिट्टी से जोड़। जब जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो आंधी तुझे उखाड़ नहीं पाएगी। फिर वापस जाना, लेकिन इस बार दिखावे के लिए नहीं, जीने के लिए। अगले कुछ दिन केशव ने रघु के साथ खेतों में काम किया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर टूट गया, लेकिन रात को उसे जो नींद आती थी वो किसी भी लग्जरी गद्दे पर भी नहीं आई। उसने देखा कि रघु कैसे अपने मजदूरों से बात करता है, कैसे वह हर छोटे बड़ों का सम्मान करता है। रघु के पास पावर थी, पैसा था, लेकिन उसने अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया था। एक दिन दोपहर में जब वह खेत पर खाना खा रहे थे, गांव का पोस्टमैन आया। रघु भैया, शहर से एक चिट्ठी आई है, किसी वकील की है। केशव का कलेजा मुंह को आ गया। वकील? क्या बैंक ने उसे यहाँ भी ढूंढ लिया, या रिया ने तलाक का नोटिस भेजा है? रघु ने चिट्ठी ली और केशव की तरफ बढ़ाई। तेरा नाम है केशव। केशव के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक लीगल नोटिस था, लेकिन यह बैंक का नहीं था, यह उस कंपनी का था जहां उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे डुबोए थे। उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ रहा था उसके चेहरे का रंग बदल रहा था। क्या हुआ? रघु ने पूछा। वो कंपनी वो फ्रॉड थी, केशव ने अटकते हुए कहा। उसके मालिकों को पुलिस ने पकड़ लिया है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि निवेशकों का कुछ पैसा वापस मिलेगा। लेकिन केशव रुका। लेकिन क्या? लेकिन वो पैसा मुझे तभी मिलेगा जब मैं अपने असली डॉक्यूमेंट्स लेकर कोर्ट में हाजिर होऊंगा, और मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो तो बैंक ने जब्त कर रखे हैं जब मैंने लोन लिया था। केशव फिर फंस गया। किस्मत ने एक दरवाज़ा खोला था, लेकिन उस पर भी ताला लग गया था। उसे बैंक से डॉक्यूमेंट्स निकलवाने के लिए पूरा लोन चुकाना होगा, जो लाखों में था, और अगर वह डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाया तो वह डूबा हुआ पैसा भी हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। यह एक आखिरी मौका था, एक लाइफलाइन। रघु ने यह सब सुना और चुप रहा। फिर वो उठा और अपनी बोलेरो की चाबी उठाई। चल, रघु ने कहा। कहाँ? शहर, बैंक, तेरे डॉक्यूमेंट्स छुड़वाने। लेकिन पैसे हुए 10 लाख तो खत्म हो गए। अब बैंक को देने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। रघु मुस्कुराया, एक रहस्यमयी मुस्कान। मैंने कहा ना, उल्लू अंधेरे में देखता है। तूने अभी तक सिर्फ मेरी झोपड़ी देखी है, केशव, मेरा तहखाना नहीं देखा। चल आ, तुझे एक और राज बताता हूँ। रघु उसे घर के पीछे ले गया, जहाँ लकड़ियों का एक पुराना गोदाम था। उसने जमीन पर पड़ी कुछ लकड़ियाँ हटाई। नीचे एक लोहे का दरवाज़ा था। केशव की धड़कनें तेज हो गईं। यह क्या था? कोई खजाना या कोई और राज? रघु ने ताला खोला और अंधेरे में नीचे उतर गया।
केशव उसके पीछे पीछे गया। जब रघु ने वहां रखी लालटेन जलाई तो केशव की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां नोटों की गड्डियां नहीं, वहां कुछ और था, कुछ ऐसा जो शायद नोटों से भी ज्यादा कीमती था, लेकिन जिसे दुनिया कचरा समझती थी। यह है मेरी असली दौलत, रघु ने कहा। केशव समझ नहीं पाया क्या खेल था। क्या रघु पागल है या वो कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है। सामने बिलोरों में कुछ भरा हुआ था। रघु ने एक बोरी का मुंह खोला, उसमें सूखे हुए बीज थे। सिर्फ बीज? केशव ने हैरानी से पूछा। हाँ बीज, हाइब्रिड नहीं, देसी बीज, वो बीज जो अब लुप्त हो रहे हैं। विदेशी कंपनियां इन्हें करोड़ों में ढूंढ रही हैं। मेरे पास इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा बीज बैंक है। लोग सोना जमा करते हैं, मैं जीवन जमा करता हूँ। केशव को लगा मजाक हो रहा है। रघु, मुझे बैंक को पैसे देने हैं, बीज नहीं। सबर कर, रघु ने एक छोटी सी डिब्बी उठाई। यह देखकर काला चावल का बीज है, मेडिसिनल। कल ही एक फार्मा कंपनी का एजेंट आया था, वो इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे लगा वो इसे बर्बाद कर देंगे, लेकिन अब लगता है कि इस बीज को एक नई फसल उगानी होगी। तेरी जिंदगी की केशव अवाक था। जिसे वो खेती बाड़ी समझता था वो असल में एक एम्पायर था। रघु ने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हाँ मिश्रा जी, वो डील पक्की समझो, बस पेमेंट कैश में चाहिए, आज शाम तक। हाँ, पूरी डिलीवरी आज ही होगी। फोन रखकर रघु केशव की ओर पलटा। तैयार हो जा दोस्त, हम शहर जा रहे हैं। तेरी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो तुझे यह साबित करना है कि तू इस मर्द के लायक है। केशव की आंखों में आंसू आ गए। तू मेरे लिए अपनी यह धरोहर बेच रहा है। धरोहर बीजों में नहीं, इंसानियत में होती है। बीज तो फिर उगा लेंगे, लेकिन अगर दोस्त टूट गया तो दोबारा नहीं उगता। गाड़ी फिर से शहर की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन इस बार केशव खाली हाथ नहीं था। उसके साथ रघु था और एक ऐसा सबक जो किसी MBS की किताब में नहीं था। लेकिन शहर पहुंचकर जो होने वाला था उसका अंदाजा न रघु को था न केशव को, क्योंकि शहर में एक और खिलाड़ी था जो केशव का इंतजार कर रहा था। वो उल्लू वाला सपना, वो सिर्फ एक सपना नहीं था, वो एक चेतावनी थी। और असली विलेन बैंक या बॉस नहीं था, असली विलेन था वो जो केशव के सबसे करीब था। और अब उसका असली चेहरा सामने आने वाला था। बेलोरो की खिड़की से आती हवा गर्म थी, लेकिन केशव का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसके घुटनों पर वो छोटा सा थैला रखा था जिसमें रघु की बरसों की तपस्या, वो दुर्लभ काले बीज बंद थे। वो शहर की ओर जा रहे थे, उसी शहर की ओर जिसने केशव को चबाकर थूक दिया था। रघु ड्राइविंग सीट पर था, उसकी नजरें सड़क पर जमी थी, चेहरे पर वही शांत भाव जो तूफान से पहले समुद्र पर होता है। केशव बार बार रघु की तरफ देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए इतना कुछ कर सकता है, वो भी तब जब उस दूसरे इंसान ने उसे हमेशा नीचा दिखाया हो। रघु, केशव ने धीमे स्वर में कहा, अगर यह डील नहीं हुई तो, अगर मिश्रा जी ने मना कर दिया तो। रघु ने गियर बदला और हल्का सा मुस्कुराया। केशव, सौदा चीज़ों का होता है, ज़रूरत का नहीं। उन्हें इन बीजों की ज़रूरत है। जब प्यास लगती है तो इंसान कोई के नखरे नहीं देखता, बस पानी मांगता है। तू बस शांत रहना। शहर के लोग शब्दों के जाल में फंसते हैं, गांव वाले खामोशी से काटते हैं। आज तू बस देखना। शहर की सीमा में घुसते ही केशव का दम फिर घुटने लगा। ट्रैफिक, हार्न और धुएं का गुब्बारा। लेकिन आज वो अपनी बड़ी गाड़ी में नहीं था, वो एक पुरानी जीप में था। लोग उसे हिकारत से देख रहे थे, लेकिन आज उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें एक पुराने सरकारी गेस्ट हाउस में जाना था, जहां वो एजेंट मिश्रा उनका इंतजार कर रहा था। गेस्ट हाउस की लॉबी में मिश्रा बैठा था, सूट बूट में, हाथ में महंगा सिगार। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। केशव को देखते ही उसने रघु को पहचाना। आओ रघु भाई आओ, सुना है खजाना लाए हो। मिश्रा ने व्यंग किया। रघु ने
बिना कोई जवाब दिए वो थैला मेज पर रख दिया। मिश्रा ने थैला खोला, बीजों को हाथ में लिया, सूंघा और परखा। उसकी आंखों में लालच की चमक साफ देखी जा सकती थी। माल तो असली है, मिश्रा बुदबुदाया, लेकिन रघु भाई, रेट मार्केट में गिर गया है। मैं इसके लिए वो दाम नहीं दे पाऊंगा जो फोन पर बात हुई थी। केशव का दिल बैठ गया। उसे पता था यह यही होगा। शहर के लोग जुबान के पक्के नहीं होते। वो कुछ बोलने ही वाला था कि रघु ने उसका हाथ दबा दिया। रघु ने थैला वापस खींचा और जिप बंद कर दी। कोई बात नहीं मिश्रा जी, रघु जी ने कहा। मैं सुना हूँ जर्मन कंपनी वाले अगले हफ्ते आ रहे हैं। उन्हें दे दूंगा, वह तो डॉलर में पेमेंट करते हैं। रघु ने थैला उठाया और चलने लगा। मिश्रा गया। उसे यह बीज हर हाल में चाहिए थे। उसकी कंपनी का करोड़ों का प्रोजेक्ट इन बीजों पर टिका था। अरे रघु भाई रुको तो, तुम तो नाराज हो गए। बैठो बैठो बात करते हैं। रघु नहीं रुका, वो दरवाजे तक पहुंच गया। मिश्रा दौड़कर आया और रघु का रास्ता रोक लिया। अच्छा ठीक है, जो बात हुई थी वही फाइनल, बल्कि 500 ऊपर से ले लो। बस यह बीज मुझे दे दो। रघु ने केशव की तरफ देखा और पलक झपकाई। केशव हैरान था। जिस कॉर्पोरेट दुनिया में उसने MBA किए था, वह नेगोशिएशंस हफ्तों चलते हैं, और यहाँ रघु ने बिना एक शब्द बोले बाजी पलट दी थी। आधे घंटे बाद केशव के हाथ में नगद रुपयों से भरा बैग था। मिश्रा बीज लेकर जा चुका था। केशव के हाथ कांप रहे थे। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह रघु के खेत का उसकी मेहनत का हिस्सा था। चल अब, रघु ने कहा, पहले बैंक का हिसाब करते हैं। कर्ज का बोझ कंधों पर रखकर चला नहीं जाता। वो सीधे बैंक पहुंचे, वही बैंक जहां के मैनेजर ने केशव को धक्के मार कर निकाल दिया था। जब केशव ने कैश काउंटर पर नोटों की गड्डियां रखी तो कैशियर की आंखें फैल गईं। मैनेजर कैबिन से बाहर आया। केशव ने उसे देखा। आज केशव की आंखों में डर नहीं था। उसने लोन के लिए पेपर साइन किए, पेनल्टी भरी और अपनी ज़मीन और घर के ओरिजिनल दस्तावेज वापस लिए। मैनेजर के हाथ मिलने की कोशिश की। मिस्टर केशव, वो सब तो सब बस प्रोसीजर था, आप दिल पर मत लीजिएगा। आगे भी कोई ज़रूरत हो तो। केशव ने उसका हाथ नहीं मिलाया। उसने बस अपने पेपर्स उठाए और बाहर निकल गया। बैंक के बाहर आकर केशव ने एक गहरी सांस ली। वो अब आज़ाद था, कम से कम कागजों पर, लेकिन उसका मन अभी भी भारी था। उसे रिया को बताना था। उसे बताना था कि सब ठीक हो गया, वो अब एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उसने रिया को फ़ोन किया। फ़ोन बजता रहा लेकिन किसी ने नहीं उठाया। उसने दोबारा किया। तीसरी बार फ़ोन उठा। हेलो केशव। प्रिया की आवाज़ में एक अजीब सी अड़खड़ाहट थी, जैसे वो कहीं बाहर हो। प्रिया, कहाँ हो तुम? मम्मी के घर, केशव ने उत्साह में पूछा। हाँ नहीं, मतलब मैं बस बाजार आई थी, कुछ काम से। तुम बताओ क्या हुआ? रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा। केशव को कुछ अजीब लगा। रिया की आवाज़ के पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, पियानो का धीमा संगीत और बर्तनों की आवाज़। यह बाजार नहीं हो सकता था। रिया, मुझे तुमसे अभी मिलना है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, सब ठीक हो गया है। अभी 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 नहीं केशव, मैं बिजी हूँ, शाम को बात करते हैं। रिया ने फ़ोन काट दिया। केशव सन्न रह गया। उसकी पत्नी, जिसके लिए वो दुनिया से लड़ रहा था, उसके पास बात करने का वक्त नहीं था। उसने रघु की तरफ देखा। रघु सब समझ रहा था, कुछ गड़बड़ है। रघु ने पूछा। केशव ने सिर हिलाया। मुझे लगता है वो झूठ बोल रही है। केशव ने अपना फ़ोन चेक किया। उसने और रिया ने सुरक्षा के लिए एक लोकेशन शेयरिंग ऐप डाला था। रिया ने शायद उसे बंद करना भूल गई थी। केशव ने ऐप खोला। लोकेशन मार्केट की नहीं थी। लोकेशन शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल द ग्रेड की थी। केशव का माथा ठनका। वो वहाँ से क्या कर रही है और झूठ क्यों बोल रही है? रघु, मुझे द ग्रेड जाना है, केशव ने कहा।
रघु ने गाड़ी मोड़ी। द ग्रेट वही जगह थी जहाँ केशव अक्सर अपनी बिजनेस मीटिंग करता था, लेकिन आज वो वहाँ पुरानी बिलोरो में जा रहा था। होटल के पोर्च में उन्होंने गाड़ी रोकी। पहले पार्किंग वाला लड़का बोलेरो देखकर नाक सिकोड़ने लगा। सर, यह अलाराउंड नहीं है, उसने कहा। रघु ने उसे घूर कर देखा। गाड़ी है, बैलगाड़ी नहीं। लगा कोने में। रघु की आवाज़ में वो रौब था कि लड़का चुपचाप चाबी ले गया। केशव और रघु लॉबी में घुसे। केशव की नज़रें पागलों की तरह रिया को ढूंढ रही थी। उसने ऐप देखा, लोकेशन कॉफे लाउट की थी। वो तेज कदमों से उधर बढ़ा। लॉन्ड्री में हल्की रोशनी थी। अमीरजादे बैठे थे, कुछ कॉफ़ी पी रहे थे, कुछ डील कर रहे थे। केशव की नज़र कोने वाली टेबल पर पड़ी। वहाँ रिया बैठी थी। उसने एक बहुत ही कीमती ड्रेस पहनी थी, वही ड्रेस जो केशव ने उसे अपने पिछले जन्मदिन पर दी थी, जब वह कर्ज में डूबा हुआ था। लेकिन रिया अकेली नहीं थी। उसके सामने एक आदमी बैठा था। उसकी पीठ केशव की तरफ थी। वो आदमी हाथ हिला हिला कर बातें कर रहा था और रिया हंस रही थी। वो हंसी जो केशव ने महीनों से नहीं सुनी थी। केशव धीरे धीरे बिल्ली के कदमों से उसके पीछे वाले पिलर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे वो आदमी जाना पहचाना लग रहा था। सच में समीर, तुम कमाल हो, रिया कह रही थी। केशव तो हमेशा रोता रहता है। मुझे तो डर लगने लगा था कि कहीं मैं भी उसके साथ सड़क पर ना आ जाऊं। समीर, केशव का खून जम गया। वो आदमी समीर था, उसका बेस्ट फ्रेंड। वही समीर जिसने 5 लाख देने से मना कर दिया था क्योंकि उसका केस फंसा हुआ था। वही समीर जो अब उसकी पत्नी के साथ बैठकर वाइन पी रहा था। अरे रिया डार्लिंग, समीर ने हंसते हुए कहा। केशव बेवकूफ़ था, इमोशनल फूल। बिजनेसमैन दिमाग से होता है, दिल से नहीं। तुम्हें पता है, उसकी वो SV बैंक जो बैंक ने जब्त की थी, वो मैंने ही उठवाई है। नीलामी में कौड़ियों के दाम मिल गई। कल तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले चलूँगा। केशव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घूंप दिया हो। उसकी गाड़ी, उसकी शान, उसका दोस्त और उसकी पत्नी सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। समीर ने उसकी गाड़ी खरीदी थी और रिया खुश थी कि वो गाड़ी अब समीर के पास है, केशव के पास नहीं। लेकिन समीर, रिया ने थोड़ी चिंता से कहा, अगर केशव को पता चल गया तो वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है कि सब ठीक हो जाएगा। समीर ने वाइन का घूंट भरा और उम्मीद में ही रहने दो। वैसे भी उसके पास अब क्या बचा है, ना नौकरी, ना पैसा, ना स्टेटस। तुम तलाक के पेपर्स तैयार रखो। जैसे ही वह साइन करेगा तुम फ्री हो जाओगी। हम शादी कर लेंगे। मेरे पास वो सब है जो केशव कभी तुम्हें नहीं दे पाया। केशव का शरीर कांपने लगा। उसे इतना गुस्सा आया कि मन किया अभी जाकर समीर का गला घोंट दें, पर रिया के मुंह पर वो वाइन फेंक दे। वो एक कदम आगे बढ़ा। उसका हाथ मुट्ठी बन गया था। तभी एक भारी हाथ उसके कंधे पर पड़ा। केशव ने मुड़कर देखा। रघु था। रघु की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा दुख और समझ थी। उसने केशव को सिर हिलाकर मना किया। नहीं, रघु ने आंखों से इशारा किया। तमाशा मत बना, वो यही चाहते हैं। लेकिन रघु, केशव फुसफुसाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरी जिंदगी। रघु ने उसे पकड़कर पीछे खींचा। कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे तुम पर ही आएंगे। इनकी सच्चाई इनके कपड़ों से नहीं, इनकी बातों से बाहर आ गई है। अब तुम्हें वहां जाकर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जो अपना नहीं था उसके जाने का क्या गम, और जो बिकाऊ था उसे खरीदने का क्या फ़ायदा। केशव रुक गया। उसने एक आखिरी बार रिया को देखा। वो समीर के हाथ पर अपना हाथ रखकर हंस रही थी। वो औरत जिससे उसने टूट कर प्यार किया था, जिसके लिए उसने अपनी ईमानदारी, अपना सुकून सब गिरवी रख दिया था, वो असल में कभी उसकी थी ही नहीं। वो सिर्फ उस केशव की थी जिसके पास क्रेडिट कार्ड और गाड़ी थी। आज वो केशव मर चुका था तो उसका प्यार भी मर गया। समीर ने जेब में एक चाबी निकाली और टेबल पर रख दी। वो उसी SV की चाबी थी। ये लो, समीर ने कहा, अब से यह तुम्हारी सवारी है। रिया ने चाबी उठाई और उसे चूमा। यह दृश्य केशव के लिए किसी अंतिम संस्कार जैसा था, उसके पुराने जीवन का अंतिम संस्कार। उसे अचानक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उसके सिर से उतर गया हो।
उसे अब रिया को कुछ साबित नहीं करना था। उसे अब गाड़ी वापस नहीं लानी थी। उसे अब समीर जैसा नहीं बनना था, क्योंकि वह अब देख पा रहा था कि समीर कितना गरीब है। समीर को एक दोस्त की टूटी हुई जिंदगी और उसकी पत्नी को चुराकर खुशी मिल रही थी। यह अमीरी नहीं, यह भीख थी। केशव ने रघु का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, चलो यहाँ से, यहाँ बहुत बदबू आ रही है। वह दोनों चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गए। रिया और समीर को भनक तक नहीं लगी कि उनका शिकार उनके पीछे खड़ा होकर आज़ाद हो चुका था। गाड़ी में बैठकर केशव बहुत देर तक चुप रहा। रघु ने गाड़ी स्टार्ट की लेकिन कुछ बोला नहीं। वो केशव को वक्त देना चाहता था। रघु केशव ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, तुझे पता था कि रिया ऐसी है? रघु ने गियर बदला। मुझे इंसान की फितरत पता है केशव। जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जहाज बेकार था। इसका मतलब बस यह है कि उस पर सवार गलत थे। अब क्या करेंगे रघु? मेरे पास घर के कागज हैं, लेकिन घर में रहने वाला कोई नहीं। मेरे पास इन्वेस्टेड के पैसे वापस आने की उम्मीद है, लेकिन उसे बांटने वाला कोई नहीं। यही तो असली मौका है केशव। रघु ने, जब यह स्लेट साफ होती है तभी उस पर नई कहानी लिखी जा सकती है। अभी तक तू दूसरों की लिखी स्क्रिप्ट पर एक्टिंग कर रहा था, अब तू अपनी कहानी खुद लिखेगा। लेकिन कैसे, मुझे नहीं पता। मुझे क्या करना है? मैं 35 साल का हूँ और मुझे जीरो से शुरू करना है। जीरो से नहीं, रघु ने टोकते हुए कहा, अनुभव से। तुझे पता है कि क्या करना नहीं करना है। तुझे पता है कि कौन तेरा अपना है और कौन पराया। यह ज्ञान उन डिग्रियों से बड़ा है जो तूने दीवार पर टांग रखी है। और रही बात करने की, तो तुझे एक बात बता, तुझे सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली थी? वो गाड़ी खरीदते वक्त या उस दिन जब हम बचपन में तालाब के किनारे बैठे भुट्टे खा रहे थे?